जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीने यानी ये 90 दिन आपके जीवन के लिए कैसे हैं, कौन सा ग्रह आपकी राशि में है, आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेगा। इन 3 महीनों के अंदर लगभग सभी 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिसमें मुख्य ग्रह शनि, गुरु और राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। और आपकी राशि में देखिए तो पंचग्रही योग भी अप्रैल के महीने में पूरे बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सभी ग्रह, ये सभी 9 ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर क्या प्रकाश डालेंगे, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, किन बातों का रखना है हमें ध्यान, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन जानकारी सभी 9 ग्रहों की स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस आप भेज सकते हैं। ये पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शुरुआत मैं आपकी राशि में बैठे हुए पंचग्रही योग के बारे में करूंगा कि ये पंचग्रही योग कब तक बन रहा है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या इसके फल हैं। सबसे पहली शुरुआत हम यहाँ से करते हैं और इसकी शुरुआत मैं शनि से करना चाहूँगा। शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ गए हैं। मीन राशि यानी आपके चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर आ गए हैं। और चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर आने का मतलब है साढ़े साती का दूसरा चरण। जहाँ चंद्रमा मन मस्तिष्क है, वहीं शनि को ब्लैक आवरण वाला ग्रह भी कहा गया है। इसलिए शनि का जो रंग है वो ब्लैक है, चंद्रमा का जो रंग है वो वाइट है। अब वाइट के ऊपर ब्लैक का आवरण हमेशा से जब भी होता है, इसको कहते हैं साढ़े साती का दूसरा चरण। कि साढ़े साती अब एग्जैक्टली आपके हेड के ऊपर है, आपके सिर के ऊपर आई हुई है। यानी सबसे ज़्यादा अब आपको आने वाले समय में शनि की वजह से कहीं ना कहीं इमोशनल रूप से ये परेशान करने की कोशिश करेगी। भावुकता आपके अंदर आएगी, इमोशनल टेंडेंसी आपके अंदर आएगी, मन के अंदर चिंता, घबराहट, परेशानियां ये प्लेनेट देने में सक्षम है। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर, वैसे भी आपने सुना होगा चंद्र शनि विष योग बनाते हैं। इस विष योग में हानि जो होती है वो चंद्रमा की ही होती है। जहाँ ये शनि चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर चल के आपको देता है साढ़े साती। इसलिए आपको आने वाले समय में ये ध्यान रखना है कि जब तक ये साढ़े साती का दूसरा चरण चलेगा तब तक आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। डिसीजन सोच समझ कर लेने हैं। किसी भी प्रकार की घबराहट, चंचलता, पैनिक होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज ये आपके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। क्योंकि शनि 12वें घर के मालिक भी हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने खर्च पर भी संयम रखना है। और क्योंकि राशि या लगन के ऊपर आया हुआ है, इसलिए अपने शरीर और अपने मन को सोच समझ के खर्च करें। व्यर्थ की उलझनों से दूर रहें। क्योंकि यहाँ पर शनि 11th लॉर्ड होके भी पहुँचेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम तो देंगे, लेकिन शनि का स्वभाव है अगर वो राशि लगन पे आता है तो वह अत्यधिक मेहनत करके ही रिजल्ट को देता है। शनि क्योंकि यहाँ गुरु की राशि में है, शनि कर्म कारक हैं। गुरु को हम पूजा पाठ, दान धर्म, अध्यात्म से जोड़ते हैं। यानी अगर ऐसे समय में आप अपने आप की आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, आपको उससे लाभ मिलेगा। या कह सकता हूँ कि आपको आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाना चाहिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनि से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी आपको बनाई थी कि 2025 में शनि कैसे हैं। अभी जब दोबारा शनि के परिवर्तन होंगे तब मैं आपको और ज़्यादा विस्तार में उसके बारे में, हाँ, शनि के बारे में बताऊँगा। अब शनि के बाद हमारे अगले प्लेनेट हैं शुक्र, जो मालव्य नामक राजयोग बनाकर उच्च के होते हुए आपकी राशि में बैठेंगे। 1 जून 2025 तक शुक्र यहाँ रहेंगे। एक शुभ ग्रह होने के नाते जब वो आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहा हो ग्रह, तो शुभ ग्रह हमेशा से सेव करते हैं किसी भी चीज़ से। वो आपकी राशि के ऊपर है तो आपके स्वास्थ्य, मान सम्मान को सेव करेगा ये प्लेनेट, खराब चीज़ों को आने से रोकेगा ये प्लेनेट। ये शुक्र यहाँ उच्च का है, इसलिए लग्जरी और सुख संसाधन जीवन में किसी न किसी माध्यम से बनाए ही रखेगा। क्योंकि ये अष्टमेश होके भी है, इसलिए बहुत बार ऐसी स्थितियों में सडन गेन मिल जाता है, कोई अचानक से लाभ मिल जाता है, कोई रुका हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ धन मिल जाता है, अचानक से परिवार के लोगों का सहयोग,
या पैतृक संपत्ति का में कुछ अचानक से मिल जाना भी ऐसी ही स्थितियों में देखा जाता है। ये शुक्र यहाँ रहेंगे 1 जून तक, और 1 जून के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, शुक्र पहुँच जाएंगे दूसरे घर के अंदर। दूसरा घर जो कि धन का है, उसमें क्या हुआ, शुभ ग्रह शुक्र है, तो ये धन और फाइनेंस के लिए अच्छा है। यानी शुक्र की पोजीशन अगर मैं सभी 3 महीनों में देखूं तो अपने आप में पॉजिटिव है, शुक्र से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगले प्लेनेट आते हैं बुध, जो यहाँ नीच के हैं। सबसे पहली बात, राशि लगन में बैठा हुआ बुध दिग्बली होता है, यानी इसके पास एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, यानी ये प्लेनेट सही दिशा देने वाला है, सही एक तरीके से गाइडेंस देने वाला है, ये भी हम इस बुध ग्रह से कह सकते हैं। अब बुध यहाँ नीच के हैं लेकिन शुक्र के साथ रहेंगे वो, इसलिए बुध का नीचभंग राजयोग होगा। सप्तमेश और चतुर्थेश हो गए केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठेंगे, तो ये बुध आपके लिए बेनिफिशियल है। यानी बुध अगर यहाँ 7 मई तक रहेंगे तो अप्रैल का पूरा महीना और 7 मई तक की जो बुध की स्थिति है वो नीचभंग राजयोग शुक्र के कारण, राशि में बैठने के कारण एक अच्छे फल देने वाले दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो चतुर्थेश का फल हो, प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन भूमि जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे सप्तम भाव से संबंधित हो, विवाह वैवाहिक संबंधों को लेकर। 7 मई से 23 मई तक बुध का परिवर्तन होगा, वो धन भाव में आएंगे। एक शुभ ग्रह होने के नाते धन भाव में जाना उनके लिए शुभ है। 23 मई के बाद राशि परिवर्तन करके वो वृषभ राशि में जाएंगे, और यहाँ पर भी 3rd हाउस में बुध की स्थितियाँ अपने आप में स्ट्रॉन्ग ही दिखाई देती हैं। यानी इन पूरे 3 महीनों में बुध का जो ट्रांजिट है, अगर मन में ये बात हो कि वो नीच का है, प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं, वो अपने आप में सकारात्मक ही है। उसके बाद वो धन भाव और तीसरे भाव में जाएगा, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव कंडीशन को पैदा करेगा। सूर्य ग्रह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य आपके लिए सस्टेश है। 6ठे घर का मालिक सूर्य बैठा हुआ है दूसरे आपकी राशि में, कब तक है, 14 अप्रैल तक ही है। तो 14 अप्रैल तक सस्टेश अगर आपकी राशि में जाए, शनि भी राशि में है, राहु भी राशि में है, तो हम क्या कहेंगे, भाई स्ट्रगल हो रहा है लाइफ में, कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियां हो रही हैं लाइफ में। अब ये सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि भाई 14 अप्रैल तक थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का ट्रांजिट यहाँ से उच्च अवस्था में पहुँच जाएगा 14 अप्रैल से 14 मई तक। यानी ग्रह को अगर देखें तो दूसरे घर में उच्च का है, जो कि धन का भाव है, और अपने भाव से 9वें घर में गया हुआ है, इसलिए ये स्थिति धन और फाइनेंस के लिए शुभ है। ये स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी है। 6ठे का मालिक जब धन भाव में उच्च का हो तो कहता है अपने पैसे को इधर उधर बिखेरना नहीं है, अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। इस बात का यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6ठा भाव एक अच्छा भाव नहीं कहलाता। अगर 6ठे भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, तो अगर वो आपको धन भाव में बैठ के धन दे सकता है, तो ये एक झटके से धन ले भी सकता है। यही सूर्य ग्रह आपका बैठा फिर पहुँचेगा 14 मई से 14 जून तक वृषभ में, अपने से दशम भाव में, और 6ठे घर का मालिक तीसरे घर में जाएगा। ये स्थिति भी हिम्मत, मेहनत, साहस, पराक्रम के लिए अच्छी है, परिस्थिति के लिए अच्छी है, प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी है, जीवन में कठिन परिश्रम से आगे बढ़ने के लिए अच्छी है। तो सूर्य की पोजीशन लगातार यहाँ रहेगी, क्योंकि ये अपने से 10वें भाव में पहुँचेंगे। अब आती है राहु केतु की बारी। पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि भाई राहु और केतु आपकी राशि और सप्तम पे है। राहु आपकी राशि के ऊपर है, चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर राहु अच्छा नहीं होता। ये आपको अवसाद देता है, खिन्नता देता है, डिप्रेशन देता है, चिंता देता है। ऊपर से 7.5 भी चल रही है, यानी आपके मन की व्यथा तो आप ही जाने कि भाई मीन राशि के जातक काफ़ी परेशान हैं। वो परेशान इसीलिए है क्योंकि उनके ऊपर ये प्रॉब्लम्स लगातार किसी न किसी रूप से बनी हुई है कि राहु चल रहे थे, फिर शनि भी आ गए। अब शनि तो यहाँ आ चुके हैं, राहु के निकलने की बारी है कि 18 मई को राहु यहाँ निकलेंगे। अब राहु निकल के यहाँ से पहुँचेंगे 12वें घर के अंदर। 12वां घर जिसको मैं खर्च के लिए जानता हूँ, राहु को 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं माने गए। कुछ लोग कहते हैं जी राहु तो विदेश यात्रा देता है, ऐसा ही राहु विदेश यात्रा किसी को नहीं देता। जब तक आपके हॉरोस्कोप में योग नहीं है तो राहु विदेश यात्रा नहीं देगा। राहु 11वें 12वें घर में पहुंचा है और 12वें घर में बैठ के वो 12वें घर के फलों को अवशोषित करेगा। यानी अगर 12वां घर खर्च है, बीमारी है, दवाई गोली है, अस्पताल है, डॉक्टर है, तो वो राहु ये सब चीज़ों में खर्च कराने में सक्षम है। इसलिए इंडिकेशन है कि राहु 12वें घर में अगर गया है तो भैया अपने स्वास्थ्य को संभालिए। हालांकि राहु के फल 2025 में कैसे रहेंगे इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से मैंने इसकी चर्चा की है। तो वहीं 6ठे घर का केतु भी यही कहता है,
6th हाउस रोग ऋण शत्रु है, वहाँ पर केतु जैसा प्लेनेट हो तो हर किसी पर जल्दी से बिलीव नहीं करना। ऐसी स्थिति में गोपनीय शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपसे आपकी ही बात पहुंचकर आपको ही नुकसान देने वाले लोग ऐसे समय में बहुत मिलेंगे, इसलिए अपने आप पर संयम बनाए रखिएगा। ये राहु केतु आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं। बात करेंगे मंगल की, कि मंगल ग्रह 5 अप्रैल के बाद आपकी राशि से निकलकर छठे पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव वे में देखें तो दूसरे घर का और 9वें घर का मालिक त्रिकोण भाव में चला गया। दूसरा घर धन और फाइनेंस है, तो 9वां घर भाग्य और धर्म है। इन दोनों के मालिक ग्रह जब हमारे 9th हाउस में पंचम भाव में जाएंगे तो ये धन के लिए स्थिति ठीक है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर हम देखें कि भाई आपके दूसरे घर बोलचाल का मालिक पंचम भाव में नीच का है, इसलिए जो भी बोलें उसे तोल के बोलें, सोच समझ कर बोलें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या एग्रेशन आपकी भाषा शैली में दिखाई नहीं देनी चाहिए। दूसरे घर का मालिक 5वें घर में बैठा है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपनी शिक्षा, विद्या, बुद्धि और प्रेम संबंध अपनी गलतियों से खराब ना करें। 9वें घर का मालिक भी आपके पंचम भाव में बैठा हुआ, तो ये चीज़ अच्छी है शिक्षा, विद्या, बुद्धि, हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन क्योंकि मंगल वहाँ नीच का है तो इसको यही कहा जाता है कि अगर आपने अपनी ही गलतियों से अपने नुकसान किए हैं तो ही ये मंगल लॉस देगा, अदरवाइज ये मंगल लॉस नहीं देगा। ये यही कहता है कि पेशेंस से काम लें। अब बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट की, वो है जुपिटर, जो कि आपकी राशि और आपके कर्म स्थान दोनों को दर्शाता है। मैंने पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि जब राशि का मालिक तीसरे घर में जाए, कर्म का मालिक तीसरे घर में जाए, तो अवश्य ही आपके जीवन में जब तक गुरु यहाँ रहे होंगे तो टूर ट्रैवलिंग यात्राएं बड़ी होंगी। या तो नौकरी चेंज हुई, काम करने की जगह चेंज हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, व्यापार किसी दूसरे स्थान से जोड़ लिया, या अपने आप को कम्युनिकेशन से जोड़ना, सोशल मीडिया से जोड़ना, ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने आपको सलाह दी थी कि अगर आप इन चीज़ों से जुड़े होंगे तो आपको अवश्य ऐसे रिजल्ट भी मिले होंगे। अब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को। 15 मई को बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सूटेबल चीज़ है कि अगर शनि की 7.5 और राहु 12वें घर में मिलकर आपको चैलेंज दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो बृहस्पति इन सब चीज़ों के ऊपर अकेले हावी होने के प्रयास करेंगे। पहला, बृहस्पति केंद्र में होंगे, धन का कारक केंद्र में होगा। दूसरा, राशि का मालिक यहाँ होगा तो इसलिए स्वास्थ्य सम्मान को बचाए रखेगा। यहाँ से बैठकर दशम भाव को देखेंगे, इसलिए कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार इन सब में तरक्की कराएगा, यानी क्योंकि ग्रह अपने भाव को देखता है। यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभाले रखेगा। जहाँ एक तरफ शनि की दृष्टि 10वें भाव पे आ रही है, वहीं दूसरी तरफ गुरु की दृष्टि अपने भाव को देख रही है। अगर शनि वहाँ बैठ के स्ट्रगल पैदा कर रहे हैं तो बृहस्पति उस स्ट्रगल से सॉल्व करने की और उससे बाहर निकालने की क्षमता आपको रखते हैं। ये भी यहाँ से क्लियर कर दिखाई देता है। यानी अकेला बृहस्पति आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति और क्या देंगे आगे, इसका डिटेल एनालिसिस मैं करूँगा अलग से, तब आपको और इसकी विशेष जानकारी मिलेगी। तो ये था अप्रैल, मई और जून 2025 के अंदर सभी 9 ग्रह आपको किस प्रकार का फल दे सकते हैं, उसकी जानकारी देने की मैंने यहाँ कोशिश की है। जय श्री राम।